हेलो, नमस्कार साथियों। इनकार्नेशन क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका अर्थशास्त्र स्टार्ट करेंगे। क्या? अर्थशास्त्र। तो यहाँ से भी आपका 2-1 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आपका बन ही जाता है। ठीक है, लगभग आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपका लगभग 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। एक आपका लघु बन जाएगा या अति लघु बन जाएगा। ठीक, तो अगर आपका अति लघु बना तो आपका ये अति लघु 1 नंबर का बनेगा, अगर लघु बना तो वह भी आपका 2 नंबर का बनेगा। 2 क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन और कोई बन जाएगा, या तो आपका ऑब्जेक्टिव में या तो आपका अति लघु में 2 क्वेश्चन कर देगा। यानी कि यहाँ से जो है आपका 4 नंबर, या कभी कभी आप जो है क्या करता है, यही जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है आपका लघु वाले में 2 क्वेश्चन कर देता है। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ से टोटल कितने नंबर? 5 नंबर आपका टोटल बन जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक है उपभोक्ता एवं जागरूकता। ये आपका टॉपिक है। इसमें पहले ही आपकी हेडिंग बनती है उत्पादक। देखिए अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक एडम स्मिथ जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान है। इसमें धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड, इन सब की चर्चा की जानी चाहिए, है ना। तो देखिए उत्पादक क्या होता है? उत्पादक मतलब होता है जो उत्पन्न करने वाला होता है ना। और एक आपका होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है जो उसको कंज्यूम करने वाला होता है। जैसे क्या करता है, कोई प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए पी प्रोडक्ट है, तो इसे कोई एक उत्पन्न करने वाला होगा, चाहे वो किसान होगा, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक हो, या कोई भी होगा, इसको क्या करेगा? इसको उत्पन्न करेगा। और इसके कुछ कंज्यूमर होते हैं जो इसे खाते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ किसान ने उगाया, तो क्या गेहूँ केवल किसान ही थोड़ी ना खाते हैं? यहाँ पे जो फैक्ट्री मालिक हैं, यहाँ पे जो कंपनी के मालिक हैं, यहाँ पे जो कोई भी नेता है, विधायक है, वो सभी तो खाते हैं। क्या नेता विधायक जाते हैं खेत में काम करने के लिए? आप कहेंगे नहीं। तो ये क्या हुए? वे आपके उपभोक्ता हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। बस इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इसको जो है अच्छे से परिभाषा के रूप में लिख देना है। तो क्या करेंगे, जो व्यक्ति आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री करते हैं, तथा व्यक्ति कोई निर्माता या कारीगर या आविष्कारक भी हो सकता है, वह आपका उत्पादक कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने क्या किया, आपने एक बुक बनाया। क्या बनाया? आपने एक बुक बनाया। अब क्या किया, उस बुक को अगर आपने मार्केट में बेच दिया इसको, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको कहलाएंगे उत्पादक, क्योंकि उत्पन्न तो आप ही ने किया उस बुक को। ठीक, अगर जो उस बुक को खरीद लिया वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका उपभोक्ता कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आई। तो चलिए बस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है आपका उपभोक्ता। तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उसका प्रयोग करता है। जैसे आपका बिजली, तो बिजली आप ही लोग तो इसका उपयोग करते हैं, उससे आप हीटर चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो आप ही तो बिजली का उपभोग कर रहे हैं, उसी का तो आप पैसा दे रहे हैं। इसके बाद परिवहन सेवाएं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, तो आप क्या किए? आप डॉक्टर से सेवा लिए हैं, तो वह भी क्या किए? तो आप उपभोग किए उस सेवा का ना, तो उसके बदले आपने क्या किया? उनको पैसा दिया। नहीं, डॉक्टर की फ़ी होती है कोई, किसी डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपया होती है, किसी डॉक्टर की फ़ीस 500 रुपया होती है, किसी डॉक्टर की फ़ीस 800 रुपया होती है। यह जो फीस होती है यह भी आपका उत्पादक, डॉक्टर क्या करते हैं? यह उत्पादक करते हैं, वह एक उत्पादक के रूप में है। लेकिन आप जो जाके सेवा वहाँ से लेते हैं, वह आप जो है उनके क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता आप कहलाएंगे अर्थशास्त्र के रूप में। ठीक, तो अर्थशास्त्र की भाषा में आप क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे, क्योंकि आप ही तो उस सेवा का जो है लाभ ले रहे हैं। लाभ का मतलब आप पैसा देकर ले रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात यानी कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब उपभोक्ता संरक्षण। अब उपभोक्ता संरक्षण का क्या मतलब होता है? देखिए संरक्षण का मतलब होता है, शब्द से ही स्पष्ट होता है कि किसी भी चीज़ का रक्षा करना या उसका बचाव करना। ठीक,
तो क्या है समझिए, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ता का शोषण के विरुद्ध संरक्षण करना, या इसका मुख्य कार्य होता है उपभोक्ता को शोषण से बचाना। ठीक, क्योंकि ये संरक्षण शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए, शोषण आपके दो प्रकार के होते हैं। कैसे शोषण होते हैं? मान लीजिए आपको जो उपभोक्ता है, आपने मान लिया 100 रुपया का बुक मान लिया आपने खरीदने के लिए गए, और वह बुक कितने की थी? 50 रुपये की थी। तो आपको अगर मान लीजिए चुप्पे से जो उसके ऊपर प्रिंट लगा के एक मोहर मार दिया, 100 रुपये मार्क प्राइस कर दिया, तब तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन क्या वह वास्तव में 100 रुपये की बुक थी? तो आप कहेंगे नहीं, 100 रुपये की तो नहीं थी। तो क्या किया हुआ, आपके साथ 50 रुपये का क्या किया, उपभोक्ता जो है वो आपके साथ ठगी कर लिया, उत्पादक जो होता है। लेकिन आप जो उपभोक्ता है उसके, तो आप क्या कराएंगे, आप उसके द्वारा ठगे जाएंगे। ठीक, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो किस प्रकार होता है? पहले आपका शोषण आपका हो जाता है नकली या जो है कॉपी सामान देकर। कॉपी सामान का मतलब जैसे एडिडास का आप जूता खरीदें, आप देखते हैं कोई एडिडास का जूता आपका कितने का आता है, 3000 का आता है, कोई आपका 4000 का आता है, कोई आपका जो 7000 का आता है। ठीक, लेकिन अगर आप मार्केट में आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है, वैसे उसका स्टिकर चिपका के आपको मान लीजिए 700 रुपये का दे दिया, आप सस्ते जो मार्क देख कर आप तो लेंगे, लेकिन वह नकली चीज़ होता है। यानी कि यह नकली या कॉपी सामान बेचकर वो आपके साथ धोखाधड़ी करता है। इसी संरक्षण को बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। ठीक, चलिए इसके बाद आपका दूसरा है आपका अधिक मूल्य अर्जित करके। जैसे मान लिया जाए उस बुक का दाम है मान लिया जाए 200 रुपये, अगर उसका वह दाम जो है मार्क प्राइस अपने से जो स्टिकर लगा दिया 300 रुपये, तो वह क्या किया, वह 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किया कि नहीं? जब 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किया तो यानी कि आपसे 100 रुपया वो ज़्यादा ठग ले रहा है ना। आम मार्केट में सभी लोग 200 रुपये में बेच रहे हैं, अगर वही एक व्यक्ति केवल 300 रुपये में बेच दे रहा है वह चीज़, लेकिन आप उसको खरीद ले रहे हैं, तो आपके साथ ठगी हो जाएगी कि नहीं 100 रुपये का। तो आपका दो प्रकार से जो है ये अधिक मूल्य करके भी आपके साथ जो है इसका जो है शोषण किया जाता है। ठीक, इसके बाद आपके कुछ अधिकार दिए गए उपभोक्ता के, जैसे सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद दूसरा है आपका चयन का अधिकार। जैसे मान लीजिए आप गए दुकान पे, तो आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए, आप ये सामान नहीं, आप ये सामान ही। वो विक्रेता जो वो आपके साथ ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकता, नहीं आप यही सामान खरीदिए, आपकी जो इच्छा है आप वो खरीदिए। इसके बाद सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब ये होता है आपके पास यह अधिकार है कि आप उस सामान के बारे में आप उस विक्रेता से पूछिए, और विक्रेता की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सामान की जो खूबियाँ होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, यानी हालांकि कमियाँ नहीं कोई बताता है, उसके बारे में जो खूबियाँ होती है वो सारी कुछ बातें वो बताता है विक्रेता। ठीक है, यह आपके पास अधिकार है। किसके पास? उपभोक्ता का अधिकार है, यानी कि जो आप उपभोग करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है उत्तम गुणवत्ता युक्त वस्तुओं को खरीदना। यानी कि जो अच्छी क्वालिटी की जो बुक है या कोई भी सामान है, कोई भी मार्केट सामान, चाहे कपड़ा हो या कुछ भी हो, तो ये आपका अधिकार होता है कि आप सबसे उत्तम कोट का जो है चीज़ें वो खरीदने का आपके पास स्वतंत्रता है, ये अधिकार आपको मिला गया है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल के लिए बनाया गया है कि वही केवल वो उस व्यक्ति को खरीदेगा, केवल विधायक ही नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी खरीद सकते हैं, ये आपका अधिकार दिया गया है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है अपने शिकायतें पर सुनवाई करने का भी अधिकार। आप अगर शिकायत कर सकते हैं, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकते, तो इस चीज़ पर जो है न्यायालय में इसकी क्या होगी, सुनवाई होगी आप पर। ठीक, इसके बाद अगला है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1986 में। यह अधिनियम से कोई वस्तु खरीदने पर अगर खराब या निकल जाती है या नकली वह सामान देता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में अपनी शिकायत क्या कर सकता है, दायर कर सकता है या दर्ज करा सकता है। उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और उस पर जो है न्यायालय उस पर जो एक्शन लेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र में कृषि का योगदान। अब देखिए भारतीय अर्थशास्त्र में जो कृषि का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि कृषि का योगदान अधिकतर जो भारत की जो जनता है वो आपकी कृषि पर ही क्या है, आश्रित है। ठीक, चलिए तो पहला आपका है किसी देश में आर्थिक विकास के लिए कृषि का बहुत अधिक योगदान होता है, जो कि देश में कई प्रकार से अपना योगदान देती है। कौन देती है? कृषि। अब कैसे कैसे देती है इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं।
पहला आपका कच्चा माल पैदा करके, जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल पैदा किया गेहूँ, तो क्या गेहूँ से केवल आप रोटी ही बनाते हैं? आप कहेंगे नहीं। जैसे गेहूँ मान लीजिए आपने पैदा कर लिया, इसके बाद कोई जो खरीदने वाले होगा तो वह फैक्ट्री में ले जाकर क्या करेगा, उसको पीस के आटा बनाएगा। क्या बनाएगा? आटा। आप देखते होंगे अब इस समय आटा का पैकेट भी आने लगा। क्या आने लगा? पैकेट। और पैकेट कितने रुपये का आता जानते हो? ये आपका 2 किलो का कितना होगा, 2 kg का आपका पैकेट होगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ आटा कितना रुपये चल रहा है इस समय? अगर मान लीजिए 32 रुपये चल रहा है ना, तो 32 दूना यानी कि 64 रुपये का हो गया, है ना। लेकिन केवल वहीं पे पैक करके अच्छे से मोहर लग गई तो वही चीज़ें आपका कितने का बिकेगा मार्केट में? 90 रुपया। कितने का? 90 रुपया। आपका यहाँ पे देखिए कितना रुपया का आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ, करीब लगभग 26 रुपये यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गया। तो इससे क्या होता है, कंपनी वाले का यही जो 26 रुपया होता है यही आपका प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आपका यहाँ पे 64 रुपये बिक रहा है तो यहाँ पे नहीं कोई खरीदेगा। लेकिन ये जो 90 रुपये का जो है, जो 2 किलो पैकेट वाला है जो आटा, वह सभी लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि अब सब लोगों को दिखावा ज़्यादा पसंद है ना। तो उससे भी होता है। तो यहाँ पे गेहूँ का क्या होता है, कृषि का यानी कि योगदान है इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है खाद्यान्न के क्षेत्रों में। खाद्यान्न का क्षेत्र का मतलब वही गेहूँ चावल, है ना। गेहूँ चावल जौ ये सब आपके खाद्यान्न के क्षेत्र आते हैं, यानी कि खाने की चीज़ें में। इसके बाद आपका अगला तीसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए विक्रय के लिए बाजार पैदा करने में भी यह आपका सहायक होता है कृषि। इसके बाद चौथा है आपका श्रम उपलब्ध करा के, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप कृषि में रोजगार दे रहे हैं, अगर आप उनसे मेहनत करवा रहे हैं तो उसके बदले आप क्या कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपया पर डे का दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति आपका क्या कर रहा है, आपके साथ श्रम जो है शेयर कर रहा है, यानी कि जो है कृषि में आपके साथ श्रम कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने का, यह भी आपके पास ये सब क्या है, कृषि से रिलेटेड है। चलिए इसके बाद अगर आपका भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह प्रकृति पर निर्भर होती है। दूसरा है यह जीविकों का प्रमुख साधन है। क्या है? जीविकों का प्रमुख साधन। जैसे कोई भी जॉब नहीं करता, नौकरी नहीं करता, तो उनका घर का खर्चा कैसे चलता है? कृषि से ही चलता है। जैसे मान लीजिए गेहूँ ज़्यादा पैदा हुआ तो उससे वो गेहूँ क्या करेंगे, गेहूँ को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो बेच लेंगे तो उससे कुछ क्या करेंगे, पैसा मिल जाएगा। जब पैसा आपका जब मिल जाएगा तो उससे आप चाहे जो चीज़ अपनी मनपसंद, चाहे वो आप कपड़ा खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिससे आपका जीविका चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लेंगे या ऐसे कुछ लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाएगी, नहीं। बस केवल आपकी क्या होगी, जीविका चलेगी कृषि से। भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान का वितरण मतलब ये होता है कि भूमि के केवल एक ही तरह की नहीं होती। कहीं आपकी बलुई मिट्टी मिलती है, ठीक, कहीं आपकी बलुई मिट्टी मिलती है, कहीं आपकी दोमट मिट्टी मिलती है, कहीं आपकी जो काली मिट्टी मिलती है ना। काली मिट्टी मिल जाएगी तो इसमें आपका जो कपास की खेती अच्छी होगी, गन्ने की खेती अच्छी होगी। बलुई में आपकी क्या होगी, गेहूं की खेती अच्छी होगी। बलुई दोमट में, बलुई में आपकी आलू अच्छा पैदा होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो है अपना अपना अलग अलग योगदान है। जैसे जैसे मिट्टी होती है, जैसे अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे रेतीली होती है मिट्टी। कैसी होती है? रेतीली होती है। रेतीली होती है तो उसमें आप चना बो सकते हैं। क्या बो सकते हैं? चना बो सकते हैं। वहाँ पे अच्छा चना पैदावार हो जाएगी, मोटी दालें होंगी वहाँ पे, है ना। इसके बाद अगला आपका है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि भारतीय कृषि में ये विशेषता है कि ये मिश्रित खेती का मतलब ये है कि आप एक खेत में आप गेहूँ भी बो सकते हैं, गेहूँ कटने के बाद आप धान भी लगा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद गेहूँ के बाद आप और क्या चीज़ बो सकते हैं, यानी कि तरबूज बो सकते हैं। क्या बो सकते हैं? तरबूज बो सकते हैं। इसके बाद जो है सरसों बो सकते हैं। क्या बो सकते हैं? सरसों बो सकते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों की, यानी जैसे आप गेहूँ, धान, तरबूज, सरसों, चुकंदर कुछ भी अगर आप बो रहे हैं तो आप खेत में पैदा हो रहा था। यानी कि ये क्या होता है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती यानी कि मतलब कई चीज़ उसमें बोया जा सकता है। ऐसी यहाँ की विशेषता है। देखिए आज क्लास लेट जरूर होगी लेकिन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको फिर बाद में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आपको क्लास में पूरा अच्छे से समझा के जाएंगे, ठीक। चलिए, भारत में फसलों के ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहले आपकी क्या हो जाएगी, पहले आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खरीफ की फसल। फिर आपकी रबी की फसल, फिर आपकी जायद की फसल, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने पेन से लिख रहा है, थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पे जाएगा खरीफ आपके हो जाएगा, फिर इसके बाद रबी हो जाएगा। ये क्या है? रबी।
रबी, और यहाँ पे आपका जायद। तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, तो तीनों क्या है, ये देखिए खरीफ की फसलें आपकी जुलाई से लेकर सितंबर या अक्टूबर माह तक बोई जाती है। जैसे आपका चावल, कपास, तो जुलाई सितंबर में ही, जुलाई अगस्त में ही आपका बैठता है ना। जुलाई अगस्त में आपका चावल यानी कि धान आप लोग बैठाते हैं। इसके बाद उसको कब काटते हैं, लगभग नवंबर में काटते हैं, है ना। तो नवंबर के लास्ट ले आपका जो है कट जाता है अच्छे से सारा, ठीक। इसके बाद आप क्या करते हैं, दिसंबर से आपको क्या करते हैं, आप गेहूँ बोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नवंबर से कुछ लोग बोते हैं, कुछ लोग दिसंबर से बोते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आपने बोना स्टार्ट करते हैं। फिर मार्च अप्रैल में क्या करता है, आपका गेहूँ कट जाता है। किसी किसी का मार्च के लास्ट में कटता है, किसी किसी का 14 अप्रैल या 15 अप्रैल तक के आसपास। आधा हम लोगों का जैसे आपका 15 अप्रैल तक के आसपास कटना स्टार्ट हो जाता है, पूरा अच्छे तेज़ी से लगभग कट जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया उस टाइम। इसके बाद जायद की फसल में क्या होता है, ये है आपका मई से लेके जुलाई के बीच में होता है, ठीक। इसमें मार्च अप्रैल में आप क्या करते हैं, आप बो देते हैं मार्च में तरबूज, क्या, तरबूज बोते हैं, या आप मान लीजिए खीरा बोते हैं, या मान लीजिए आप काकर बोते हैं, या मान लीजिए आप काकर बोते हैं, या आप मान लीजिए खीरा बोते हैं, कुछ भी बोते हैं ऐसी जो जिसमें पानी की बार बार आवश्यकता होती है और गर्मियों में मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका तरबूज, खरबूज हो गया, ये सब क्या हो गया, जायद की फसलें में आपकी आ जाती हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके इधर हम लोग देखते हैं और कुछ फसलें देख लेते हैं। जैसे खाद्यान्न की फसलें, जैसे एग्जाम में पूछ लिया खाद्यान्न की फसलें से आप क्या समझते हैं, तो खाद्यान्न की फसलें से आप उन फसलों को काउंट करते हैं जिससे हम लोग अपने खाने में सबसे ज़्यादा जो है मतलब उपयोग करते हैं। जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, दाल, ये सब क्या हो, इस सब के बिना हम लोग काम नहीं चलेगा। ये सब खाने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं ना। मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए तरबूज नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको गेहूँ ज़रूर चाहिए, चावल ज़रूर चाहिए, दाल ज़रूर चाहिए। ये सब क्या है, ये सब खाद्यान्न की फसलें हैं। और नगदी फसलें क्या होती हैं, नगदी फसलें होती हैं जिससे उत्पादन करने के बाद उससे हम नगद पैसा अर्जित कर सकते हैं, ठीक। जैसे आपका चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, ये सब क्या करते हैं हम लोग, इन सबको हम लोग बेचते हैं। क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इससे क्या मिलता है, पैसा। जब पैसा मिलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नगदी फसल कहलाएगा, ठीक। तो नगदी फसल के अंतर्गत आपका चाय आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, रबर आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके नगदी फसल कहलाते हैं। अगर मान लीजिए तिलहनी फसल के लिए अगर बात किया जाएगा तब, तो जिससे तेल निकलता है वे सभी तिलहनी फसलें कहलाती हैं। जैसे आपका सरसों का तेल हुआ, तिल्ली का तेल हुआ, रेड़ का तेल हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब तिलहनी फसलें कहलाएंगी, ठीक। चलिए अगर मोटे अनाज पूछेगा तो मोटे अनाज में आपका चना हो जाएगा, है ना, मटर हो जाएगा, ये सब आपका मोटे अनाज के अंतर्गत आ जाएगा। तो उतना ज़्यादा है नहीं, आपका सिलेबस में जितना है हम उतना पढ़ा रहे हैं, जो आपका मेन टॉपिक है, ठीक। वैसे पढ़ाने को बहुत कुछ उसमें बता सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, है ना। चलिए अब देखते हैं मुद्रा। देखिए मुद्रा तथा मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार में आपका हो जाएगा पहले मुद्रा। देखिए मुद्रा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपका पूछा जा सकता है। मुद्रा का मतलब होता है पैसा या धन से जिसका इस्तेमाल हम वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए करते हैं। मुद्रा विनिमय का मुख्य साधन और आधुनिक दुनिया में व्यापार को सुविधाजनक बनाती है। क्या बनाती है, व्यापार को सुविधाजनक बनाती है। कैसे सुविधाजनक बनाती है समझिए। आप मान लीजिए दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए आपने 10 रुपये का क्या लिया, साबुन, आपने साबुन लिया। तो ऐसा तो है ना कि आप साबुन के बदले अगर आप दुकान से साबुन लें तो आप तो ये कह नहीं पाएंगे चलिए ठीक है आप हमारे यहाँ से जो है आके लौकी लेते जाना, हमारे यहाँ सब्जी है लौकी लेते जाना, या हम लौकी ले लीजिए। नहीं, तो इसमें अगर वो चाहेगा तो आपको नहीं देगा साबुन, क्योंकि उसे लौकी की ज़रूरत ही नहीं है। सबको किसी ज़रूरत है, पैसे। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो बाज़ार से नहीं आपकी अपने हिसाब से वो लौकी खरीद लेगा। चाहे वो लौकी खरीदेगा, चाहे वो जो आलू खरीदेगा, चाहे वो जो है भिंडी खरीदेगा, वो कुछ भी अपना खरीद सकता है। तो इसलिए मुद्रा जो होती है यह बाज़ार को आसान बनाती है, यानी कि व्यापार को सुविधाजनक बनाती है। इस प्रकार से बात समझ में आई। चलिए देखिए हम इस प्रकार बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की जरूर बताना कि हमको जो है दिक्कत हो ये चीज़ नहीं समझ में, क्योंकि अर्थशास्त्र लोगों को कम समझ में आता है, ठीक।
ऐसा हमने देखा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक है हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा क्या होती है। उन्होंने क्या कहा है, मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं या करते हैं। बस सिंपल एक लाइन की परिभाषा हार्टले विदर्स के अनुसार। अब देखिए सबसे अच्छा ये आपका ये टॉपिक है नहीं, बल्कि इसे हेडिंग कहेंगे, बैंक ड्राफ्ट। देखिए बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ये अक्सर आपका शायद पूछा भी गया है या हमने देखा भी है शायद किसी सन में। बैंक ड्राफ्ट एकमात्र एक ऐसा आज्ञा पत्र होता है या एक ऐसा आदेश पत्र होता है या एक ऐसा शपथ पत्र होता है जिसमें एक किसी बैंक अन्य बैंक या अपनी अन्य शाखा को यह आज्ञा देता है कि उसे लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति या संस्था को भुगतान कर दिया जाए। यानी कि जैसे मान लिया जाए आपका खाता यूनियन बैंक में है। कहाँ पे है? यूनियन बैंक में। तो आप किसी अन्य यूनियन बैंक में गए, अगर आप खाता यहाँ पे खुला है, यहाँ पे एक यूनियन बैंक है, तो यहाँ से अगर आप चेक ले लिए तो आप यहाँ से ले जाके यहाँ पर भी आप वह चेक दिखाकर वह जमा करके आप उतना पैसा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 का चेक दिए या 10,000 का, ठीक है, तो क्या आप 10,000 को उसमें दिखा के तो क्या करेंगे 10,000 रुपये आप ले सकते हैं। यही होता है बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक क्या करता है, ये ड्राफ्ट ये इनका आज्ञा पत्र होता है। यही जो कागज़ टाइप होता है ऐसे उस पर लिखा होता है 10,000 रुपया देने का ऐसे वचन अदा करता हूँ। तो इसके बाद आप अपना उसमें फॉर्म में अपना पैसा भर देंगे, कितना आपको देना कितना लेना है, इसके बाद अपना मुहर मैसेज कर देंगे। ठीक, ये ऐसे होता है। अगर आपने कभी लेन देन किया होगा बैंक से या चेक से तो आपको ये चीज़ें पता होगा। ठीक, यही आपका होता है बैंक ड्राफ्ट। चलिए अब अगला देखते हैं, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का क्या नियम होता है? इन्होंने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये आपका ग्रेसम का नियम कहलाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वह आप जो है एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई गाली दिया तो आप गाली जल्दी सीख लेंगे, लेकिन आप उसकी अच्छी आदत नहीं सीख पाएंगे जल्दी। ठीक, तो वही जो होता है ऐसे ही मुद्रा में, एक होता है बुरी मुद्रा, एक होती है अच्छी मुद्रा। तो बुरी मुद्रा क्या होता है, जैसे कम तौल वाला। जैसे मान लीजिए आप गए, आपके साथ कोई क्या किया, कम तौल करके वजन दे दिया। मान लीजिए आपको 1 किलोग्राम लेना है कोई सामान, तो आपको वह 900 ग्राम ही दिया। तो आपके साथ क्या किया, 100 ग्राम का क्या किया आपके साथ, 100 ग्राम के आपके साथ क्या किया, घाटा कर दिया कि नहीं, आपका घाटा हो गया। तो आपके साथ क्या किया, 100 ग्राम पर ठगी कर लिया। तो यही आपका होगा कम तौल वाले, कम शुद्धता व कम मूल्य वाले सिक्के, यानी कि बुरी मुद्रा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सिक्का है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो है था, जो 5 रुपये का जो सिक्का नहीं है, ये 5 रुपये का आप सिक्का देख रहे होंगे, अब पतला और हल्का आता, पहले वो मोटा आता था। तो 5 रुपये का मतलब उसको केवल उसकी क्या कीमत है, 5 रुपये का। लेकिन यही पहले बांग्लादेश वाले जो क्या किए, उसको अपने यहाँ लेकर जो है उसको पिघलाकर उसको ब्लेड बना लें। क्या बनवाएं, उससे ब्लेड बनाएं। जब उससे ब्लेड बनाए तो वह लगभग उससे ब्लेड बन जा रहा था आपका 6 ब्लेड बन जा रहा था, और एक ब्लेड की कीमत थी 2 रुपये। तो जब 2 रुपये कीमत थी तो इसका 6 दूनी 12 रुपये, यानी कि 5 रुपये के सिक्के से उन्होंने क्या करने लगा, 12 रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए भारत से सभी जो सिक्के लगभग ये मोटे वाले ख़त्म हो गए। तब भारत सरकार ने उस पर जो है एक्शन लिया। इसके बाद जो है पतला सिक्का जो है छापना स्टार्ट कर दी। ठीक, बात समझ में आ गई। बुरी मुद्रा क्या है। इसके बाद अब अच्छी मुद्रा सुनिए। नए व शुद्ध भार वाले सिक्के जिनकी शुद्धता प्रमाणित हो अच्छी मुद्रा कहलाती है। ठीक, ये आपके हो गए अच्छी मुद्रा। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं मुद्रा स्फीति। स्फीति का मतलब होता है उसमें किसी भी चीज़ में कमी। क्या होता है, कमी। तो स्फीति का मतलब क्या होता है, कमी। देखिए मुद्रा स्फीति वह है जब वस्तुओं को मूल्य में वृद्धि होती है। क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपये का कोई भी सामान मिल रहा था, मान लीजिए 100 रुपये का एक बोतल मिल रहा था। क्या मिल रहा था, बोतल 100 रुपये का मिल रहा था पानी पीने वाला। तो अब वही बोतल का दाम कितना हो गया, अब मान लीजिए उसका दाम कितना होगा, 150 रुपये हो गया। लेकिन बोतल तो वही है ना, जो पहले बोतल थी वही बोतल आज भी है, लेकिन उसके क्या हुआ, दाम में वृद्धि हो गई। दाम में वृद्धि नहीं, बल्कि उस पैसे का वैल्यू कम होगा। क्या हो गया, पैसे का वैल्यू कम हो गया। तो जब पैसे का वैल्यू कम हो गया तो उसको पैसे का वैल्यू मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए
तो पैसे ज़्यादा अदा करना पड़ेगा, तभी तो अब बोतल आपको मिलेगा। तो इसीलिए महंगाई आती है, इसी को क्या कहते हैं, महंगाई ही कहते हैं। ठीक, फिर से एक बार देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति वह है जब वस्तुओं को मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। जैसे भाई किसी भी वस्तु जब महंगी होगी तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाएगी ना, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहलाती है। बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बोतल तो वही है, पहले 100 रुपये का मिल रही थी, लेकिन अब महंगाई के कारण वह 150 रुपये का मिलना स्टार्ट हो गई। जब 150 का मिलना स्टार्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, वह मुद्रा में स्फीति कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, मुद्रा अपस्फीति। अब इसी का उल्टा क्या होता है, मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। जैसे मुद्रा अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति का उल्टा या विपरीत स्थिति होती है, जिसमें मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं की कीमत में कमी आती है। जैसे मान लिया जाए आपने कोई बुक खरीदा या कोई कॉपी खरीदा, पहला उसका मूल्य 100 रुपया था, ठीक, अब लेकिन वही सस्ता होकर 50 रुपये में मिल रही है, तो क्या हो गया, यह मुद्रा में क्या हो गया, अपस्फीति आ गया। ठीक, यानी कि मुद्रा की क्वालिटी में यानी कि बढ़ोतरी हुई और सामान वही की वही रह गया। ठीक, तो यह आपका कहलाता है मुद्रा अपस्फीति। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति से दोनों भारत देश के लिए या किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए घातक होते हैं। ठीक, इन दोनों को जो है मेंटेन करके लेकर चलना चाहिए। हर साल लगभग आपका मान लीजिए महंगाई दर कितना है, 6% हमेशा बढ़ रही है, लेकिन आप देखिए 6% से ज़्यादा, 6 से लगभग 8% कभी कभी हो जाती है, यह आपका नॉर्मल मानी गई। लेकिन अब हम देख रहे हैं महंगाई जो होती है, अगर आप देखिए इस टाइम तो महंगाई कितना लगभग 10 से 12% के आसपास बढ़ जा रही है ना। तो जब देखिए आपका बजट आ रहा है तो हमेशा 10 से 12% बढ़ जा रही है या 8-9% बढ़ जा रही है, लेकिन जबकि आपका 4 से अगर 5% अगर महंगाई बढ़ रही है हर साल, तो ये आपकी नॉर्मल बात है। तब ये आपका यानी कि मार्केट वैल्यू अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तब महंगाई के लिए तब नहीं कोई कहेगा। ठीक, तो ऐसा होता है, इस चीज़ को समझिए अच्छे से। ठीक, चलिए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र। इसका तात्पर्य होता है धन से, जो हमने पहले ही बताया। इसके पिता एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुओं सेवाओं के द्वारा आर्थिक गतिविधियों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों की सभी जो घटनाएं घटती हैं वह आपकी आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक, अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप सभी लोग जानते हैं, पहले आपकी क्या थी, पहले आपकी 5वीं थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, अब तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। और सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था किसकी है, यूएसए की है। ठीक, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कौन सी है, ये भारत की है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों का महत्व होता है। ठीक, जैसे सार्वजनिक जो बाजार प्रणाली होती है, एक आपकी निजी बाजार प्रणाली होती है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का बहुत योगदान होता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अच्छे से सुव्यवस्थित चलती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था 3 नंबर का, जो हमने पहले ही बताया है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब देखिए अर्थव्यवस्था जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी का मतलब ये होता है कि यह आपके पूंजीपतियों के लिए होती है, या आपकी निजी अर्थव्यवस्था आप भी कह सकते हैं। तो पूंजीवादी में केवल एक व्यक्ति ही कोई संस्था लेकर या लगातार उसको जो चलाता है, उससे जनता से अपने हिसाब को पैसा लेता है, वह जनता से अपने हिसाब से पैसा लेता है, इससे गरीब लोगों को हानि होती है। यह विकसित देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है यह अर्थव्यवस्था। यह जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यह आपके विकसित देश के लिए, यहाँ विकसित है ना, यहाँ पे देखिए विकसित देश के लिए आपका अच्छा होता है, लेकिन विकासशील देश के लिए जो होता है ये आपका हानिकारक होता है। जैसे मान लीजिए अब आपका जो देश है, ये भारत देश है, ये कैसी अर्थव्यवस्था यहाँ की है, यह कैसा देश है, यहाँ पे आपका विकासशील है। ठीक, यानी कि विकास कर रहा धीरे धीरे तेजी से। तो अगर आप सारे सामान, जैसे रेलवे हुआ, आप देखते हैं, आप सुने होंगे रेलवे का निजीकरण कर देंगे, तो रेलवे का जब निजीकरण कर देंगे, किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर आप कर देंगे, सरकार कहती है, तो वह अपने हिसाब से टिकट
काटेगा। जब टिकट काटेगा तो वह मान लीजिए अभी जो आपका टिकट 500 रुपये का जो लग रहा है वह अपने हिसाब से फिर क्या कर देगा 1000 रुपये कर देगा। तो इसमें क्या कोई जनता कुछ कर पाएगी? लेकिन आपको जनता को हार मान के जाना ही है, ट्रैवल करना है तो जनता हार मान के देगी ही। तो इससे नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। ठीक, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल पूंजीपतियों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अच्छा होता है। हाँ, अच्छी सुविधा तो ज़रूर देगा, हालांकि सरकार भी अच्छी सुविधा दे सकती है, लेकिन वो लापरवाही करती है सरकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें आर्थिक संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इस पर सरकार ही पूर्ति और मांग निर्धारित करती है। जैसे आपका रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे अब भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें निजी सेक्टर भी है और सार्वजनिक सेक्टर भी। इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है तथा प्राइवेट भी सारी संस्थाएं चलती हैं। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था यह केवल आपकी रूस में ऐसा है, जो कि एक ऐसा देश है उसमें पूरी का पूरी जो है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था चलती है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? इस अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का क्या होता है? अहम योगदान होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका भारत देश हो जाएगा। ठीक, अब आपका अंतर संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी बंद अर्थव्यवस्था, एक आपकी खुली अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था देखिए क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व निर्यात नहीं होता है। जैसे कोई देश किसी देश को कुछ ना तो बेचेगा और ना ही खरीदेगा। जैसे अगर मान लीजिए ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ना तो वह नाइजीरिया कुछ बेचेगा, ना तो नाइजीरिया से वह कुछ खरीदेगा, है ना। ऐसे ही नॉर्वे आपका देश है, ना तो वो कुछ अपने देश के साथ बेचेगा, ना तो वह खरीदेगा किसी देश के साथ, ना तो पेट्रोल या कुछ भी। ठीक, तो वह आपकी बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है, इसका मतलब यह होता है कि समुचित रूप से आयात व निर्यात होता है। इसमें हर देश, हर किसी देश से हर कोई सामान किसी को कुछ भी बेच सकता है। चाहे भारत जो अमेरिका कुछ भी बेच सकता है, अमेरिका भारत कुछ बेच सकता है, चीन कुछ भी भारत को बेच सकता है। आप भी जाके जो अमेरिका में अपनी कंपनी लगा सकते हैं, अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे अमेरिका वाले आके जो है यहाँ पे एप्पल का फ़ोन बेचते हैं, एप्पल का चार्जर बेचते हैं, या कुछ भी जो भी बेचते हैं, ये सब किसकी देन है? खुली अर्थव्यवस्था की देन है, जिससे एक चेन श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि हर चीज़ हर देश में तो उपलब्ध नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसके बाद अगला है आपका विकसित अर्थव्यवस्था। अब विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिस अर्थव्यवस्था ने विकास का उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया हो तथा लोग उच्च स्तर जीवन यापन करने लगे हैं या उच्च जीवन व्यतीत करने लगे हैं, वह आपका विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे आपका क्या हो जाएगा? यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, कनाडा। ये सब क्या आप देखते हैं करेंसी भी क्या, ये सब करेंसी भी बहुत ऊपर होती है। ठीक, क्यों होती है? क्योंकि उनका जो है जीवन स्तर बहुत ऊपर है और वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे नंबर 1 की है। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है? ऐसा देश जहाँ पर अभी उच्चतम स्तर को नहीं पाया है, बल्कि यह प्रयास में रहते हैं कि उच्चतम स्तर को पा जाएं। जैसे आपका भारत क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत है। यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से। ठीक, तो ये आपका विकासशील के अंतर्गत आ जाएगा। अब देख लीजिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मुख्यतः अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, 3 प्रकार के। वैसे आपके 5 क्षेत्र होते हैं, तो हम 3 केवल पढ़ना है तो हम 3 को देखते हैं। पहले आपका हो जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है जिसमें हम केवल रॉ मटेरियल अपने देश में उत्पादन करते हैं। जैसे कृषि हो गया, कच्चा माल तैयार करना, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आपका खनन हुआ, कोई जैसे कोयला खनन क्या कहलाता है, और आपका वन हुआ, जंगल हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। या कोई कृषि हुआ या गेहूं उत्पादन करना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब प्राइमरी के अंतर्गत आता है। अब द्वितीयक के अंतर्गत क्या होता है? द्वितीयक के अंतर्गत होता है जैसे कपड़ा उद्योग, फैक्ट्री, ये सब क्या करते हैं? जैसे पहले फैक्ट्री का मालिक जो होगा वो आपके साथ रॉ मटेरियल खरीदेगा, पहले प्राइमरी सेक्टर से खरीदेगा रॉ मटेरियल,
फिर इसके बाद द्वितीयक सेक्टर में ले जाएगा, उसको क्या करेगा, उसका उत्पादन करेगा। ठीक, फिर वही उत्पादन करके फिर तृतीयक सेक्टर में क्या करेगा, उसको बेच देगा। जो वही सेवा देगा तो वही बेचेगा, तो वही आपका तृतीय जो है आपका कहलाता है। जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा, बीमा, यह आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे अब समझिए एक बार फिर से पुनः ऐसे कॉन्सेप्ट। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। पहला आपका प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है, कोई भी चीज़ आप मान लीजिए उत्पादन किए, आप मान लीजिए अपने घर पर ही कोई चीज़ गेहूँ उत्पादन किए, वो मान लीजिए गेहूँ, ये आपका क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। फिर वही गेहूँ मान लीजिए आप बेच दिए, उसको ले जाकर जो है आटे में तब्दील कर दिए, उसको मान लीजिए आपने आटा बना दिया, क्या बना दिया, आटा। और वो भी आटे को क्या के लिए, आपने पैकेट में तैयार किया, तो वह आप क्या हो जाएगा, द्वितीयक श्रेणी, यानी कि द्वितीय श्रेणी का यह हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक, फिर तीसरा आपका आता है यही जो आटा जो होता है, यह जो आटा जो पैकेट का आटा होता है, अगर आप यही बेच देते हैं, अगर आप यही दुकान में बेच देते हैं, किस पर, दुकान पे अगर आप बेच देते हैं और कोई उपभोक्ता इसको खरीद लेता है, तो आपका तृतीय श्रेणी का जो है उत्पाद, मतलब आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, यही गेहूँ आटा बना, द्वितीय श्रेणी का हो गया। आटा आपका पैकेट बन के बिक गया, तृतीय श्रेणी का हो गया। जो उसका लाभ लिया, यानी कि जो उसका सेवा लिया, तो आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद आपका एक चौथा आता है, हम बता दे रहे हैं ऐसे ही, एक आता है चौथा सेक्टर, एक आता है आपका पाँचवा सेक्टर। चौथे सेक्टर में आपके जैसे देखिए स्कॉलर आते हैं, कौन आते हैं, स्कॉलर आते हैं, या विद्वान आते हैं, कोई विद्वान आते हैं, या आपके साइंटिस्ट आते हैं, है ना, ये आपके चौथे सेक्टर में आते हैं। पाँचवें सेक्टर में कौन आते हैं, इसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, है ना, राष्ट्रपति आपके आते हैं, और इसके बाद आपके प्रधानमंत्री आते हैं, आपके, तो ये सब आपके पाँचवें सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आशा कि आप लोगों को अच्छे से अर्थशास्त्र पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग जो इनकार्नेशन क्लासेज पर जो है टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इनकार्नेशन, TION इनकार्नेशन क्लासेज, ये आपका चैनल का नाम है, यही यूट्यूब का नाम भी है, यही आपका जो है टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। ठीक, यहाँ से आप PDF जाके ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपका जो है जनवरी से जो है हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक, इधर हम सारा कुछ, इसके बाद आपका साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो कुछ बचा हम तेज़ी से इसको ख़त्म कर लेंगे थ्योरी पूरा, इसके बाद तब हम प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, सारा कुछ समझ में आया हो, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, तभी वीडियो को लाइक करिएगा। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है, आप कुछ तैयारी में सहायता मिल रही है, तब आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छा भी नहीं लगे तब भी आप सब्सक्राइब करिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। बस अगर आपको पढ़ाई में आपकी सहायता कुछ हो पा रही तभी। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।